हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 तारीख की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाल ही में 3 दिवसीय बहुप्रतीक्षित गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, क्या हुआ है इसके अंतर्गत, कहाँ पर हुआ है, ये जान लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 3 दिवसीय बहुप्रतीक्षित गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। गंगा उत्सव 2020 पवित्र गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्यौहार है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? गंगा नदी के कायाकल्प हेतु जन सहभागिता को बढ़ाना और वार्ताओं एवं मनोरंजन के माध्यम से पारिस्थितिकीय मुद्दों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का कार्यान्वयन विंग है। यह एक पंजीकृत सोसाइटी है जो मूल रूप से 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। गौरतलब है कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूपी में किस जिले से एंटर करती है। ठीक है, तो बिजनौर से एंटर करती है, याद रखना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आप लोग अगर आप करंट अफेयर्स में ये आया ही है और बोलते हैं कि जीएस से उसको रिलेट करके पढ़िए, तो अगर गंगा नदी के बारे में इतना पूछा जा रहा है तो जियोग्राफी में आप लोग एक बार मैप को देख लीजिएगा कि कहाँ से वो एंटर करती है, और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियाँ, ये सारी चीज़ें एक बार उसको याद कर लेना। नेक्स्ट था एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसके 13वें सत्र का आयोजन होगा, सबसे पहली चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट है, और ये बेंगलुरु में होगा। एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन बेंगलुरु स्थित येलहंका के वायुसेना स्टेशन पर 3 से 7 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में एरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह घरेलू विमानन उद्योग को प्रोत्साहन देने के अलावा यह मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, इसको हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। ओके, 1996 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें कुछ और ख़ास बताने के लिए इसलिए नहीं बचता है क्योंकि सारा ही एक्सप्लेनेशन जो भी इसके बारे में होता है वो यहाँ पर नोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम क्या है। हाल ही में ये मनाया गया है, इसकी थीम क्या है ये बताना है। तो सतर्क भारत समृद्ध भारत। ठीक है, थीम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। वर्ष 2020 में इसको मनाया गया है। इसकी थीम आपको पता चल चुकी है, सतर्क भारत और समृद्ध भारत। केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है इस सप्ताह को ऑर्गेनाइज किया है उसने। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। 31 अक्टूबर को होता है। मैंने अपने करंट में इसको कवर किया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा फरवरी
1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर इसको स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा, कि के संथानम समिति जो है किससे संबंधित है, या फिर इस समिति के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरी चीज़, इसको 2003 में जो अधिनियम था संसद द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में टी.एन. कृष्णन का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत से। विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टी.एन. कृष्णन का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1928 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। टी.एन. कृष्णन को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए संगीत कला निधि, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार किस हेतु मिशन सागर द्वितीय का या फिर मिशन सागर सेकंड का संचालन कर रही है? तो किसके लिए कर रही है वो? प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी से उबरने में मित्र देशों की सहायता करने हेतु। ये मैंने इससे पहले भी कवर किया है अपने करंट में। ठीक है, इसके बारे में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी से उबरने के लिए मिशन सागर सेकंड का संचालन कर रही है। ज्ञात हो कि मिशन सागर सेकंड मई जून 2020 में संपन्न किए गए मिशन सागर का ही एक अगला चरण है। मिशन सागर के बारे में मैंने ना एक स्पेशल टॉपिक दिया था, पेड वाले बच्चों को दिया था पहले, तो वहाँ मैंने सब कुछ कवर किया था। लेकिन ये उसका सेकंड जो है ये उसका अगला चरण है। तो इसमें क्या खास है ये हम जानते हैं। मई जून 2020 में संचालित किए गए मिशन सागर के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयाँ प्रदान की थी। वहीं अब जो मिशन सागर द्वितीय है, इसके एक हिस्से के रूप में INS एरावत सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा। आप इन कंट्रीज़ के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अभी PCS में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाँ, उसमें ये था कि भारत को जो है अस्थाई सदस्य, UN का अस्थाई सदस्य बनाया गया था। तो उसके अलावा इंडिया के अलावा भी 4 कंट्री थे, उसमें से कौन सा ऐसा कंट्री था जिसको नहीं बनाया गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी हेल्प नहीं की गई है। ठीक है, तो आप इन चारों पांचों कंट्रीज़ के नाम याद रखना, मिशन सागर द्वितीय और जो फर्स्ट हुआ था, दोनों ही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था 1974 में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि रेल मंत्रालय प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक आधुनिक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करें।
इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, और इसका कार्य क्या होता है। हाल ही में टाइफून रोली या गोनी किस देश के तट से टकराया है, तो ये आपका फिलीपींस से टकराया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टाइफून रोली या गोनी पूर्वी फिलीपींस से के तट से टकराया है। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है सुपर टाइफून गोनी दक्षिणी फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। टाइफून जापान, फिलीपींस और चीन आदि देशों को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। जापान, फिलीपींस और चीन, ठीक है। अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। नेक्स्ट, तो इतना ही है आज के करंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।